दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये स्पेशली यूपीपीएससी आरओ मेंस और यूपीपीएससी प्री के जो कुछ ही दिनों बाद एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित आज का हमारा वीडियो है। इस वीडियो में आपको 20 ऐसे प्रश्न मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इन 20 प्रश्नों के साथ साथ आपको एडिशनल जानकारी प्रदान की जाएगी उन प्रश्नों के संबंध में। अगर कोई इम्पोर्टेंट जानकारी है तो उसको आपको बताया जाएगा, तो वो जानकारी आपको कहीं ना कहीं अवश्य काम आएगी। तो जुड़े रहिए आप हमारे वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम। हमको सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले जो है कौन सा जो प्रोजेक्ट आया, उसके बाद कौन सा, हमको प्रारंभ से लगाकर अंत में इसको व्यवस्थित करना है। जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले रखेंगे, जो सबसे बाद में आया उसको सबसे बाद में, इसी क्रम में इसको सजाना है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर आया ये वर्ष 1973 में आया, प्रोजेक्ट हाथी आया ये वर्ष 1992 में आया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये वर्ष 1972 में आया था और जैव विविधता अधिनियम जो है ये वर्ष 2002 में आया था। तो हमको स्टार्टिंग से एंड में करना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट हाथी और सबसे बाद में आएगा जैव विविधता अधिनियम। तो हमारा आंसर होगा 3, 1, 2, 4। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी है जो वो पूरी तरह से इससे मैच करता है। तो 3, 1, 2, 4 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सी मूल निवासी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो रेंगमा जनजाति है ये पाई जाती है असम और नागालैंड में, मुख्यतः ये सबसे ज़्यादा असम और नागालैंड में पाई जाती है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। जो हालचू जनजाति है, ओंजे और सोम्पेन जनजाति है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी जनजाति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये मूल निवासी जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। किस ओर जाने पर ये कम होती जाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये कम होती है, या पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तब ये कम होती है, या उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तब ये कम होती है, या दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर ये वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो जो भारत में उत्तरी पश्चिमी मैदान में जो पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े ऋतु में जो वर्षा होती है उसकी मात्रा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आप जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती चली जाती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं और यही जाड़े की वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर घटती जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है अनुच्छेद 48 का में जो है राज्य जो है व्यवस्था करेगा देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन की ओर और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का जो है प्रयास करेगा। ये भाग 4 में दिया हुआ है अनुच्छेद 48 का में। और भाग 4 का में जो मूल कर्तव्य दिए हैं इसमें जो है अनुच्छेद 5 में ये दिया हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है वो राज्य उसकी रक्षा करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी पर्यावरण संबंधी प्रावधान दिए हैं और मूल कर्तव्यों में भी इसके बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 110 है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो है धन विधेयक के बारे में बताया गया है। धन विधेयक को भारतीय संविधान के भाग 5
और अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो अपना हस्ताक्षर करके इसे धन विधेयक घोषित करता है। लोकसभा द्वारा पारित जो है धन विधेयक को प्राप्त करने की तिथि से सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है तथा 14 दिनों में अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को लौटा सकती है। अन्यथा होने पर इसे राज्यसभा से पारित माना जाएगा। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में सीमित अधिकार ही प्राप्त है। जैसे लोकसभा ने पास करके भेज दिया राज्यसभा को धन विधेयक के रूप में, तो राज्यसभा जो है उसको सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। अगर उसने 14 दिन तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया तो उसको जो है ऑटोमेटिक पास मान लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो है धन विधेयक के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? मार्कंडेश्वर मंदिर को, कैलाश मंदिर को, मनुदेवी मंदिर को या फिर भीमा शंकर मंदिर को? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मार्कंडेश्वर मंदिर को जो है विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित बाणगंगा नदी के तट पर जो है ये मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, नेटू मैरिज एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया? 1870 में, 1872 में, 1874 में या फिर वर्ष 1876 में? तो जो केशव चंद्र सेन जो समाज सुधारक थे, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वर्ष 1872 में जो है नेटू मैरिज एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत जो है 14 वर्ष से कम आयु की जितनी भी लड़कियां थीं तथा 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी लड़के थे उनके विवाह को वर्जित करना था, उस पर प्रतिबंध लगाना था और जो बहुपत्नी प्रथा थी उसको समाप्त करना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1872 में इसको पारित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है संधियों के नाम और सूची 2 में उनके जो है कि ये कब संधि हुई उनका वर्ष दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ये वर्ष 1765 में हुई थी और जो मंगलौर की संधि हुई थी ये सन 1784 में हुई थी और जो सालबाई की संधि हुई थी ये 1782 ईस्वी में हुई थी और जो मद्रास की संधि हुई थी ये 1769 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 2, 1, 3। इलाहाबाद की संधि 1765 और मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि 1769। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसको जो है कौन सी पर्यावरण नदी प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है? यमुना नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है, गोमती नदी को, सई नदी को या फिर तमसा नदी को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। गोमती नदी को जो है पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किससे संबंधित है? थॉर्नथर्ड से, कोपेन से, ट्रीवार्था से या फिर स्टैम्प से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये कथन जो है कोपेन से संबंधित, कोपेन ने कहा था कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था, उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने उसका मजाक उड़ाया था, ये लॉर्ड कर्जन ने, ये लॉर्ड मिंटो ने या फिर लॉर्ड लैंसडाउन ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो लॉर्ड डफरिन थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को चुनौती देते हुए कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, यूरिया है, यूरिया क्या है? यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है या फिर एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है या फिर एक पादप हार्मोन है या फिर एक ऊर्जा शोषी पदार्थ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2CO। कार्बन के रसायन के क्षेत्र में से कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है।
इसमें जो ना ये रंगहीन होता है, ये गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार और जहरीला ठोस पदार्थ होता है जो जल में अविलेय होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस केस में स्पष्ट किया था? गोलकनाथवाद 1967 में इसको स्पष्ट किया था, या फिर सज्जन सिंह वाद 1965 में, शंकरी प्रसाद वाद 1951 में, या फिर केशवानंद भारती वाद 1973 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था केशवानंद भारती वाद 1973 में। 1973 का जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। इसके अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, किंतु संसद इसके मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि इसे समय समय पर कोर्ट परिभाषित करती रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में संस्थान दिए हुए हैं और सूची 2 में अनुच्छेद दिए हुए हैं कि किस अनुच्छेद में कौन सा संस्थान के बारे में बताया गया है। तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसको अनुच्छेद 148 में बताया गया है। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है। प्रशासनिक अधिकरण जो है वो अनुच्छेद 323A में बताया गया है, और जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके बारे में अनुच्छेद 315 में बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 2, 4, 1 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है? बुलीमिया रोग से, मधुमेह रोग से, एनोरेक्सिया नर्वोसा रोग से, या अति अम्लता से? तो जो बुलीमिया एक प्रकार का रोग है, इसमें व्यक्ति को यह नहीं पता चलता कि उसे कब कितना भोजन करना चाहिए या कब उसको भोजन करना रोक देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलीमिया से वह व्यक्ति पीड़ित होगा। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में जो है गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऋग्वेद में गाय को अगण्य, ना मारने योग्य कहा गया है। गाय ही ऋग्वैदिक काल में जो है गाय के द्वारा ही विनिमय का माध्यम हुआ करती थी। ऋग्वैदिक के कुछ सूक्तों से गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वैदिक काल में मूल्यवान संपत्ति गाय को समझा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, या फिर पौधों के ताप को? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए जो है पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? गोपाल थे, धर्मपाल थे, देवपाल, या फिर महिपाल थे? कौन थे इनमें जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो धर्मपाल शासक थे। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। धर्मपाल शासक ने जो है इसकी स्थापना कराई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, बंकिम मुखर्जी थे, या फिर जयप्रकाश नारायण थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे वो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। और जो इसके जो महासचिव थे वो NG रंगा चुने गए थे। और इसी सम्मेलन में 1936 में ये अखिल भारतीय किसान सभा के जो है स्थापना हुई थी। और इसी सम्मेलन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।